नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और आप सभी का देश समाचार एक्सप्रेस के इस मंच पर स्वागत करता हूं। लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि फाइनली चुनाव आयोग अब देश के सामने आने को तैयार हो गया है। प्रेस रिलीज जारी करने वाला चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है और इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। यह सब कुछ इतनी आसानी से हुआ नहीं। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को याद दिलाया कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि देश भर में चौतरफा फजीहत चुनाव आयोग इस वक्त झेल रहा है। क्यों झेल रहा है? पूरे विपक्ष ने उसे एक्सपोज किया कि बिहार में वोटर लिस्ट पर कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस के बाद ऑर्डर भी दिया है। लेकिन इसके अलावा दो और ऐसी खबरें आई जिसने चुनाव आयोग की नींद उड़ा दी, क्योंकि यह सीधे सीधे सबसे बड़ा दाग था चुनाव आयोग पर। ईवीएम को निष्पक्ष कहने वाला, अपनी काउंटिंग पर अड़े रहने वाला चुनाव आयोग पकड़ा गया। अब इतना ही मामला सीमित नहीं है, आगामी चुनाव को लेकर भी किसी को भरोसा नहीं है कि वो सही से चुनाव कराएगा या नहीं। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक केस गया। तो हम सारे मसले को सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, वो भी रविवार को मीडिया सेंटर में होगा। यहां पर जानकारी क्या है? अमूमन चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो चुनावों की घोषणा करता है, तारीखों का ऐलान करता है, आचार संहिता लग जाने की बात करता है। लेकिन इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग है। राहुल गांधी ने जो इनकी नींद उड़ाई है, अब ये अपनी तैयारी कर आ रहे हैं जवाब देने के लिए। ऐसा लाइव हिंदुस्तान ने भी लिखा है चुनाव अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आयोग आमतौर पर चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के अलावा किसी अन्य विषय पर औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोग पर लगाए गए आरोपों से संबंधित होगी। तो देखिए, अब इसे ही कहते हैं आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सीसी ज्ञानेश कुमार अब तक आपको बोलते हुए दिखाई नहीं पड़े हैं जब से कमान संभाली है। जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो देखने वाली बात यह होगी, क्या सीसी ज्ञानेश कुमार जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे जैसे कि पिछले सीसी रहा करते थे, शेरों शायरियां पढ़कर आरोपों को झेल जाया करते थे? क्या ये जवाब देंगे या फिर अपने साथियों के हवाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे बढ़ते चले जाएंगे? या इंतजार करने वाली बात होगी। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को लेकर सवाल हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़े किए और बिहार का मसला तो इस वक्त तूल पकड़ ही रहा है। लेकिन इस बीच लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी बड़ा खेल हुआ। आप तो अनिल मसीह का केस जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कितनी बड़ी धांधली होती है। लोकल बॉडीज इलेक्शन पर संशय की स्थिति बरकरार है। इससे जुड़ी कुछ खबरें भी सामने आई हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट से एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर पुष्पा नेगी नाम की याचिकाकर्ता ने लोकल बॉडीज इलेक्शन में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार के वकील दौड़े दौड़े आए, चुनाव आयोग के वकील भी दौड़े दौड़े पहुंचे और वहां पुष्पा नेगी ने कहा कि हमें शक है कि ये निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे या नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र मैथानी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की नींव है और हर वोट की अहमियत है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराना अनिवार्य है। क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अब जो आगे लोकल बॉडीज इलेक्शन आप कराएंगे उसमें पारदर्शिता होगी, निष्पक्षता होगी? अगर नहीं तो क्लियर कीजिए। तो उस वक्त चुनाव आयोग के वकील और राज्य सरकार के वकील मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट के सामने यह भरोसा दिलाया कि हम चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से कराएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग पर भरोसा कितना होगा जब एक मामला और क्लियरली सामने आया जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनाव का नतीजा पलट गया, वो भी ईवीएम से जुड़े मसले में। ईवीएम की काउंटिंग, उसके रिपोर्ट और चुनाव की घोषणा के बीच जो अंतर था, उसने एक कैंडिडेट की झूठी हार लिख दी थी। वो रिपोर्ट हम बताएं उससे पहले जरा उत्तराखंड हाईकोर्ट में पुष्पा नेगी ने अपनी दलीलें क्या रखी थी जरा समझिए। पुष्पा नेगी नाम की याचिकाकर्ता को शक था कि नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने इस बारे में 6 अगस्त 2025 को ही राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक विस्तृत शिकायत रिप्रेजेंटेशन दी थी। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि चुनाव प्रक्रिया में जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो कि चुनाव आयोग कोई खेल न करते। अब ऐसे में चुनाव आयोग पर पहले से दाग है। चुनाव आयोग ऑलरेडी बैकफुट पर है। खासकर लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो प्रमाण पर प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग और उनका प्रशासनिक तंत्र कितना बड़ा खेल करता है, कितनी बड़ी धांधली करता है। इसको लेकर अभी हाल में रिपोर्ट आई, वो भी जरा आप देख ही लीजिए कि कैसे हरियाणा के पानीपत में इतना बड़ा खेल किया गया। सरपंच चुनाव में कहा जा रहा है कि हरियाणा सरपंच चुनाव का नतीजा पलट गया और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ईवीएम की गिनती के बाद 2022 में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन मोहित कुमार अपनी हार को पचा ही नहीं पा रहे थे। उन्हें शक था कि वोट उन्हें ज्यादा मिला है, लेकिन मतगणना में गड़बड़ी हुई है या तो ईवीएम में कोई खेल कर दिया गया है। मामला कोर्ट कचहरी होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। फिर वहां क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाकर सबके सामने वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उसकी गिनती करवाई अपनी निगरानी में। परिणाम चौंकाने वाला आया। आंकड़े कहते हैं कि मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जबकि कुलदीप सिंह को सिर्फ 1000, क्योंकि जब यह डिस्प्यूट हुआ था तभी ईवीएम सील कर दिए जाते हैं कि इस ईवीएम को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं तो चुनाव आयोग वाले फॉर्मेट मारने में खिलाड़ी थे, मॉक ड्रिल के नाम पर उनके ही वोट के साथ छेड़छाड़ कर देते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि जब मामला डिस्प्यूटेड हो तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस ईवीएम के साथ यह वोटिंग की प्रक्रिया कराई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट में लाइए और हम सबके सामने गिनती करेंगे। और इस गिनती ने उस 2022 के विजेता की बेईमानी पकड़ ली। मोहित कुमार को अब वह सब कुछ वापस मिला है, लेकिन 3 साल की देरी के बाद। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए मोहित कुमार को विजेता घोषित करने का निर्देश दिया। सवाल यहां उठता है कि निचले स्तर पर यह फैसला क्यों नहीं हो सका, और वोटिंग के बाद मतगणना में गड़बड़ी किसने की, कैसे हुई? तो चुनाव आयोग पर भरोसा कैसे होगा? यह जो आरोप लगते हैं कि ये लोग सेटिंग कर देते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव की हार कैसे हुई? तेजस्वी यादव साफ कहते हैं कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की, बहुत ही हल्के मार्जिन से उन्हें लास्ट मिनट हरा दिया गया। आखिर यह खेल कैसे होता है? जब आंखों के सामने ईवीएम में खेल कर दिया जाता है, धूल झोंकने का काम कर दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई पकड़ी जाती है, तो फिर बाकी चुनाव में भी ऐसा नहीं होता होगा, इसकी क्या गारंटी है?
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग चौतरफा फजीहत का शिकार हुआ। सरपंच चुनाव में ईवीएम की विश्वसनीयता फिर खतरे में पड़ गई। इसके अलावा उत्तराखंड में जब लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे तो हाईकोर्ट को भी संशय है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा या नहीं। आश्वासन मिला है सरकारी वकील से और फिर यहां चुनाव आयोग के वकील से, तब जाकर कोर्ट ने कहा फिलहाल हम इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अलर्ट रहना होगा। और वहीं आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर वोटर लिस्ट के मसले पर साफ तौर पर कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नाम आपने डिलीट किए उनका डेटा वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। रीजन बताइए क्यों आपने उन्हें रिमूव किया है। आधार कार्ड को सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट कीजिए। अब सिर्फ हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, यह निर्देश है, इसका पालन करना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग बार बार फजीहत झेल रहा है, कोर्ट में खूब जलील हुआ, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। अब उसने क्या तैयारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सवाल यह भी होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या उनके बदले कोई और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी गलती से 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे भी थे तो अमित शाह ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया था। इंतजार कीजिए क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।